डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है एक बार और करते हैं आपके लिए। जैसे आपको बता दिया गया कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। फिर हमने ए को अलग कर लिया और बी कॉस थीटा को अलग कर लिया। जानते हैं बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा का नाम है, हमें पता है पिछली क्लास में बताया गया था कि ये जो बी कॉस थीटा है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है किसका, बी का, वेक्टर बी का। कहाँ पर है ये प्रोजेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए। जो बोर्ड पर लिखा गया उसको एक बार डायग्राम बना करके और रिपीट कर दो। तो आपके पास में ये वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो हमें प्रोजेक्शन लेना है बी का। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि टेल से वहाँ पर जहाँ पर प्रोजेक्शन लेना है वहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और हेड से भी उसी जगह पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो हेड है वहाँ से हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो हेड है इसका प्रोजेक्शन भी क्या होगा, हेड होगा। और टेल ऑलरेडी इस पर क्या मिला हुआ है, इससे तो कोई प्रोजेक्शन जाएगा नहीं। इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन, या इसको आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये कंपोनेंट है बी का, किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। आप इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हो, आप इसको कंपोनेंट भी कह सकते हो। ये बी कॉस थीटा क्या है, ये कंपोनेंट है किसका, बी का। कहाँ पर, इन डायरेक्शन ऑफ, कह सकते हैं। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का cos थीटा लगाया, बेस यानी कि ये क्या चीज़ है, कंपोनेंट की वैल्यू, ये क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन की वैल्यू। हम इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट की वैल्यू, इसका कंपोनेंट बी का है, ये याद रखना, कंपोनेंट वैल्यू ऑफ बी, और इसी का नाम है प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ बी। हर तरीके से क्वेश्चन को समझना है। प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ बी मतलब एक ही, और अपॉन में आप लिखोगे हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी। और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोनेंट वैल्यू ऑफ वेक्टर बी आएगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। या फिर अगर आप देखो तो प्रोजेक्शन वैल्यू आपकी आएगी, प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ बी आएगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा को सिंपल बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो लीजिए हमारे डिस्कशन से ये एक बार फिर से आपके सामने आ गया, आखिर बी कॉस थीटा का नाम क्या है। बी कॉस थीटा का नाम ये, बी कॉस थीटा का नाम ये। हम बी कॉस थीटा को क्या कहें, हम बी कॉस थीटा को प्रोजेक्शन कहें किसका, वेक्टर बी का। कहाँ पर, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। आज की क्लास में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि किसका प्रोजेक्शन पूछा गया है, ठीक है ना। जिसका प्रोजेक्शन पूछा गया है वो हमेशा क्या होगा, सेकंड वेक्टर। देखो ना ए डॉट बी, इसका नाम क्या है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। तो इसका जो नंबर है वो कौन सा, सेकंड वेक्टर। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है, डॉट प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है, और डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर हमने आपको एडिशनल वे में एक पॉइंट और बता दिया था कि आई कैप नाम का जो वेक्टर है उसका उसी के साथ में डॉट किया जाए तो 1 आता है, ध्यान देना। और हम क्या सीख चुके हैं, ये जो आई कैप ये वेक्टर है, जे कैप वेक्टर है, के कैप वेक्टर है। कोई बता सकता है कि इनका नाम क्या है, इनका नाम है यूनिट वेक्टर्स। केवल इतना ही कहोगे तो सही बात नहीं है, इनका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर्स। कौन से यूनिट वेक्टर्स है, इन सीसीएस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सीसीएस का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब सामने आता है
तो हमारे पास में x एक्सिस होता है, हमारे पास में y एक्सिस होता है और हमारे पास में z एक्सिस होता है, साथ में ओरिजिन होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीन यूनिट वेक्टर्स है i कैप, j कैप, k कैप, i कैप क्या करता है along the x होता है, j कैप क्या होता है along the y एक्सिस होता है, k कैप क्या होता है along the z एक्सिस होता है। तो हमने ये सीख लिया है कि i डॉट i बराबर 1 होता है, j डॉट j बराबर 1 होता है और k डॉट k बराबर 1 होता है। अगर i का साथी बदल में i का साथी j ले लें तो 0 हो जाएगा, j के साथ कोई दूसरा ले लें तो 0 हो जाएगा, k के साथ अदर ले लें तो 0 हो जाएगा। ये क्लियर है ना इतनी बात? अगर कोई वेक्टर अपने ही के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो क्या आता है, ध्यान देना। सेकेंड नंबर पर एक वेक्टर है p नाम का, हमने लिखा p डॉट p, यानी ये वेक्टर p अपने ही p के साथ क्या करता है डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है, ध्यान देना, क्या होता है, आंसर है p स्क्वायर होगा। और आपको इतने दिन वेक्टर पढ़ते पढ़ते हो गया है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो आप इसको पढ़ोगे वेक्टर p, अगर मैं केवल p लिखता हूं तो आप क्या पढ़ोगे वेक्टर p की वैल्यू, ये तो कहोगे ना। यानी कि जब कोई वेक्टर अपने ही के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो बराबर में रिजल्ट आता है वैल्यू पर स्क्वायर। कैसे जरा एक्सप्लेन कर दो, देखो भाई p डॉट p, दिमाग में फीड क्या हो गया है, दिमाग में फीड हो गया है फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर बराबर होता है पहले वेक्टर की वैल्यू फिर दूसरे वेक्टर की वैल्यू और cos, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल p डॉट p। पहला वेक्टर p है उसकी वैल्यू, दूसरा वेक्टर p है उसकी भी वैल्यू और cos, और साथ में 0 आने वाला। सोच के देखो कि अगर कोई वेक्टर p है तो यही p वेक्टर अपने ही के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 ही तो बनाएगा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर कौन है, p और p। तो पहला वेक्टर भी p है और दूसरा वेक्टर भी क्या है, p ही है। तो जब दोनों वेक्टर एक ही हैं तो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 0। और इसलिए cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये रहा p डॉट p, ये हो गया वैल्यू और ये भी हो गया वैल्यू, और cos 0 1 होता है। p डॉट p बराबर क्या है, p स्क्वायर। ये डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट और आया, ठीक। और आप सीखोगे नेक्स्ट वन क्या है, नंबर 3। दावा किया जाता है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या ये दावा सही है, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर दो वेक्टर्स, when two वेक्टर्स, कुछ नाम ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि पहला वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B। when two vectors A and B are perpendicular to each other, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, their dot product will be 0 always। क्या ये दावा इनका सही है? अगर ये सही है तो हमारे लिए फ्यूचर का रूल है। चलिए हम करके देखते हैं। ए डॉट बी, डेफिनेशन फॉलो किए तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और जब क्वेश्चन ने खुद ही ये ओपन कर दिया है कि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0। तो मॉड ऑफ ए माने ए, मॉड ऑफ बी माने बी, और ये हो गया ZER 0। तो 0 एक ऐसा जादुई नंबर है कि किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या देता है। अब आपके पास में फंडा है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और आपको ये प्रूफ करना है, आपको दोनों वेक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ज्योमेट्रिकली नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ज्योमेट्रिकली दिखाई दे रहे होंगे तो कैसे होंगे, ये एंगल देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आपको दो वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिखाई नहीं दे रहे और ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि जरा चेक करके बताओ क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप चुपचाप उनका क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट, और रिजल्ट क्या होना चाहिए 0। अगर 0 है तो हाँ परपेंडिकुलर है,
जीरो नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। अब जैसे आई जे के की शक्ल में अगर दो वेक्टर लिखे हों तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? हमारे पास में है वेक्टर ए और ये है 3i प्लस 2j प्लस का 4 और ये है आपका b i प्लस j माइनस का, या चलिए यहाँ पे 2i है, यहाँ 4j है और यहाँ पर 6j। मुझसे पूछा गया है a डॉट b निकाल, a डॉट b निकाल। तो बिल्कुल वैसा ही हिसाब किताब चलता है जैसा कि हमने अपनी बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। जैसे अगर आपके पास में ऐसे लिखा हो x प्लस 3y प्लस 4j और बगल में हो 4x प्लस 9y प्लस का 6j, और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या तरीका होता है? एक टर्म लेकर के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता था तो दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करते थे, फिर तीसरे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, देखते हैं कैसे। तो a डॉट b, a का मतलब है 3i प्लस 2j प्लस का 4k और डॉट b का मतलब है 2i प्लस का 4j प्लस का 6k। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले मैंने इसको उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो चलो हेल्प करो, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया 6 और साथ में क्या हुआ i डॉट i। क्योंकि ये जो डॉट है ना ये बड़ा ही अजीब सा इसका जो है नेचर है। ये कहता है कि हम हमेशा कहाँ लगते हैं, वेक्टर्स के बीच लगते हैं। डॉट का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ लगता है, वेक्टर्स के बीच। ऐसा मत कर देना 3 और 2 के बीच में डॉट लगा देना ना। 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 के साथ जो i वाला वेक्टर है और 2 के साथ जो i वाला वेक्टर है उनके बीच में क्या लगा डॉट। आगे चलते हैं, ये 3i 4j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 12 और क्या बनेगा i डॉट j। फिर 3i 6k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्या दे देंगे 18 और i डॉट k। ठीक, 3i का जिस सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ। अब इसी 2j के साथ चलो, ये आ जाएगा 2j यानी 2 2 4 और क्या है j डॉट i। तो पहले ये है और बाद में ये है ना, तो पहले और बाद का ख्याल रखो। उसके बाद में ये 2j इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8 j डॉट j। फिर ये 2j इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 और j डॉट k। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 k डॉट i। फिर आगे चले, 4 4 16 k डॉट j और 4 6 24 k डॉट k। ये पूरी ईमानदारी से आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, a डॉट b। अब देखिए जो लोग खत्म हो जाएंगे उनको जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो डॉट में अगर साथी अलग है, जैसे i का साथी अगर i है तो 1 होगा और j का साथी अगर सेम j है तो क्या होगा 1 होगा और k का साथी अगर सेम k है तो क्या होगा 1 होगा। बट अगर डॉट में साथी अलग है तो रिजल्ट क्या होता है 0। देखो अलग अलग साथी वाले लोग ये हैं, एक तो ये है खत्म हो जाएगा क्योंकि i डॉट j क्या होता है 0, और एक ये है अपोजिट मेंबर के साथ है i k के साथ है 0, और ये अपोजिट मेंबर के साथ है ये भी 0, और ये भी अपोजिट मेंबर के साथ है ये 0, और ये 0 भी हो गया और ये भी 0 हो गया। सारे 0 वाले लोगों को पहचान लिया। अब देखिए क्या बचा 6 i डॉट i प्लस 8 j डॉट j प्लस 24 k डॉट। जब हमने पूरी ईमानदारी से डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें रिजल्ट मिल चुका है। i डॉट i कितना होता है 1 यानी कि 6 रहा ये। j डॉट j कितना होता है 8 सॉरी 1 होता है तो यहाँ 8 रह जाएगा। तो k डॉट k क्या होता है 1 यानी 24, ये आ गया 24 38 आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो हमने ईमानदारी से किया। अब दूसरा क्वेश्चन जरा स्मार्ट होकर के करते हैं। देखिए
जब हमें ये पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम लोगों के साथ ही रिजल्ट रहता है, देखो जब ये 3i का प्रोडक्ट इसके साथ हुआ तभी तो रिजल्ट मिला, बाकी लोगों के साथ क्या मिला, 0। और j वाले का रिजल्ट किसके साथ मिला, j वाले के साथ, बाकी लोगों के साथ क्या मिला, 0। और k वाले का रिजल्ट किसके साथ मिला, k, बाकी लोगों के साथ 0। तो अब अगली बार जब हम दोबारा से डॉट प्रोडक्ट वाला ये क्वेश्चन करेंगे तो स्मार्टनेस के साथ क्या करेंगे, सेम लोगों के साथ प्रोडक्ट करेंगे, बाकी लोगों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या था, 0। जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। वेक्टर है कैपिटल ए 9i माइनस का 4j माइनस का 3k, और दूसरा वेक्टर है कैपिटल बी 6i माइनस का 8j प्लस का 4k। a डॉट b निकालने को कहा गया है, a डॉट b निकालने। देखो मैं सीधे अब आंसर लिखने के लिए बोलता हूं। a डॉट b सेम टू सेम के साथ रिजल्ट आता है, बाकी लोगों के साथ 0 आता है। तो 6i केवल किसके साथ जाएगा, i के साथ। 9 6 54, i डॉट i क्या होता है 1। उसके बाद में माइनस का 8 माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, प्लस 32। यहाँ पे लिखा प्लस 32। और j डॉट j क्या होता है 1। और फिर प्लस का 4 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करके क्या देंगे, माइनस का 12। और k डॉट k क्या होता है 1। यहाँ हो गया 4 2 6 और 5 3 8 माइनस का 12 6 2 4 और 8 1 7। आ गया सीधे। अगर दो वेक्टर i और j और k के फॉर्म में दिए जा रहे हैं तो अब स्मार्टनेस के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। i का i के साथ वैल्यू देता है, j का j के साथ वैल्यू देता है और k का k के साथ। बाकी लोगों के साथ अगर आप एफर्ट्स करते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। डॉट प्रोडक्ट में जो चौथा पॉइंट है वो भी हम लिखना चाहते हैं, स्पेस नहीं है लेकिन यहाँ लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है ऑर्डर बदल देने से, डॉट प्रोडक्ट अगर ऑर्डर आप बदलते हो वेक्टर का तो ऑर्डर बदल देने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं जैसे हमने आपको दिए दो वेक्टर a और b, a और b ये दो वेक्टर हमने आपको दे दिए और आपने कहा कि सर हम a डॉट b निकाल रहे हैं। आपने पहला किसको माना है, a को, दूसरा किसको माना है, b को। और किसी और ने जो है b को पहला माना है और a को क्या माना है, दूसरा। ऑर्डर बदल दिया ना। तो जिसने a डॉट b निकाला है और जिसने b डॉट a निकाला है रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, सेम आता है। यानी कि अगर दो वेक्टर आपके पास हैं और आपसे कहा जाए डॉट प्रोडक्ट करो तो आप ये ना सोचो कि पहले कौन सा ले दूसरा कौन सा ले। आप जिसको भी पहला मानोगे नेक्स्ट वन सेकंड होगा, या कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, वो जिसको तुमने दूसरा माना है वो उसको क्या मानेगा, पहला। जिसको तुमने पहला माना है वो उसको क्या मानेगा, दूसरा। लेकिन दोनों के रिजल्ट कैसे होंगे, सेम। चलो चेक कर लेते हैं। अभी हमने बहुत हार्डवर्क करके a डॉट b का निकाला था, 38 निकाला था। चलो जरा b डॉट a निकालते हैं। इस साइड में b डॉट a निकालते हैं। जब हम b डॉट a निकालेंगे, अब स्मार्टनेस के साथ आप जो है अपना कैलकुलेशन करो। b डॉट i के साथ कितना देगा, 6। j के साथ कितना देगा, 8। और k के साथ कितना देगा, वही आया 38। a डॉट b भी 38 और b डॉट a भी 38। यहाँ निकालते हैं। अभी आपसे पूछा गया था a डॉट b और पूछा जा रहा है b डॉट a भी निकालो। जब आपने a डॉट b निकाला तो रिजल्ट 74 इधर b डॉट a के साथ करते हैं। b डॉट a 6 9 जब 54, i डॉट i -8 -4 मल्टीप्लाई करके प्लस 32, j डॉट j होगा +4 -3 -12 k डॉट k। सेम रिजल्ट है। तो इससे ये क्या मैसेज आता है, ऑर्डर बदलने से अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की हिंदी क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम माने ऑर्डर, विनिमय माने बदलना, लॉ मतलब जानते हो। ऑर्डर बदल देने से अगर कोई अफेक्टेड नहीं होता तो उसको कहा जाता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे 2 + 5 7 आएगा,
5 + 2 7 आएगा। ये एडिशन का कम्यूटेटिव ला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये लोग 4 नंबर पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, नोट करिए 1 2 3 4 इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, प्रॉब्लम्स अगर आप नोट कर रहे तो। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, वेक्टर ए है 2i 3j -k, वेक्टर बी है -i 3j 4k, फाइंड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के आंसर ये दिए गए। आंसर सही है या गलत है क्योंकि हमने तो देख के ये आपको लिख के बता दिए हैं, सॉल्व करने पे पता चलेगा। दूसरा पार्ट है a डॉट b निकालो, आंसर है इसका 3 आएगा, ऐसा कहा गया है। तीसरा है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b निकालो, आंसर ये आएगा। और फिर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालो, आंसर ये है। और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, आंसर ये है। मैथमेटिक्स वाले लोग जो यहाँ पर है, थोड़ा सा एक चीज आप लोग और देखेंगे। अभी आपने पिछली वाली क्लास में, मैथ की क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या आया था, हाफ ए बी, तो साइन सी आया था, ठीक है। फिर आपने लिखा था हाफ बी ए, सॉरी बी सी, बी और सी तो क्या आया था, साइन ए। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट से ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली फॉर द मैथमेटिशियन। जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है और इस वाले ट्राइंगल में एक वेक्टर फिट हो गया है यहाँ पर और दूसरा वेक्टर फिट हो गया है यहाँ पर, वेक्टर फिट हो गया। तो मान लेते हैं कि इस वाले वेक्टर को आपने ए नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया बी। अब आपको एरिया चाहिए, तो आप यहाँ जो आप लिखते हो फिर लास्ट में जो लिखते हो, ये जो दो चीजें, ये जो दो ब्रैकेट होते हैं वो ट्राइंगल की क्या होती हैं, साइड्स। तो ट्राइंगल के साइड्स में इन वेक्टर के मॉड एंगेज हो जाएंगे। अगर मैं इस वाले वेक्टर का मॉड निकालूं तो ट्राइंगल की साइड बनेगा, इस वाले वेक्टर का मॉड निकालूं तब भी तो बनेगा। तो ये दोनों आपके एंगेज हो गए। यहाँ पे क्या लेते हैं, साइन और एंगल। वो एंगल कैसे लेते हैं, जैसे कि अगर आपने ये लिया है ए बी, आपको थोड़ा सा याद दिला दें, ए, ये बी, ये सी, ए का ए, बी का बी और ये सी का सी। अगर आपने ये ए बी लिया है तो यही तो लेते थे साइन से, क्यों? अगर तुमने ये ए बी लिया तो ये वाला एंगल लोगे, और ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा? वो तो डॉट प्रोडक्ट से कॉस में आएगा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस में आएगा तो साइन में भी आ जाएगा ना, आर्बिट्री लगा के। तो तुम क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है मेरी बात? बोलो यार। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए। मॉड ऑफ ए कितने लोगों ने कर लिया? मॉड ऑफ ए सबने कर लिया, मुझे बताना तो नहीं है। मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए जब वेक्टर आईजे में दिया जाता है तो मॉड कैसे निकालते हैं? नहीं, फार्मूला बोलो, जनरल फार्मूला। अंडर रूट आई का साथी स्क्वायर, जे का साथी स्क्वायर और के का साथी स्क्वायर। ये तो फंडा है। तो ए में आई का साथी कौन है, 2, जे का साथी कौन है, 3, एंड व्हाट अबाउट के का साथी 1? नहीं भैया, -1। 1 लिखोगे तो 0। तो सॉल्व करने में कितना आ रहा है, अंडर रूट 40। सिमिलरली मॉड ऑफ बी निकलेगा तो कितना निकलेगा, अंडर रूट 26। मैं करूं क्या, मॉड ऑफ बी अंडर रूट 26 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ भाई। मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ए डॉट बी निकालो। जस्ट अभी बताया आपको, सिखाया अभी। अगर वेक्टर आई जे के में है
तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ। तो मैं A डॉट B लिख रहा हूँ, A डॉट B, A means 2I, B means 3J, sorry, A means 2I, 3J minus K, dot B, B means है minus I, plus 3J, plus का 4K, और डॉट में I की दोस्ती I से रहती है, बाकी लोगों के साथ 0 देता है, J की दोस्ती J से रहती है, बाकी लोगों के साथ 0 देता है, K की दोस्ती K से रहती है, बाकी लोगों के साथ 0 देता है, I की दोस्ती I से क्या बनेगा -2, तो एक 2 यहाँ का और यहाँ पे कौन है -1, -2 I डॉट I 1 हो गया, J की दोस्ती J के साथ 3 3 9, J डॉट J 1 हो गया, यहाँ K के साथ कौन है -1, यहाँ कौन है 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4, ये आ गया 9 माइनस 6 यानी कि 3, दूसरा आंसर भी मैच कर गया। फिर एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B, सुनो मेरी बात, हम तीसरे क्वेश्चन को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए माइंड सेट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एक बात आप सुन लीजिए, जब दो वेक्टर दिए जाए, जब दो वेक्टर गिवन एंड गिवन इन I, J, K form and to determine, and we want to determine angle between them, we want to determine angle between them, then always use dot product फंडा। ये मतलब हमेशा के लिए तैयार रहने वाली चीज है। अगर आपके पास में दो वेक्टर IJ K की शक्ल में है और आपसे कहता है कि मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का फंडा लगाइए, ऑलवेज। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, तो लगाओ डॉट प्रोडक्ट का फंडा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे A डॉट B, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, और आगे क्या है, cos थीटा। A डॉट B कितना निकला है 3, मॉड ऑफ A कितना है √40, मॉड ऑफ B कितना है 26 cos थीटा। ये आ जाएगा 3/√14 √26 एक साथ लिखा जा सकता है, साथ में cos थीटा। भाई ये तो पता ही है ना कि ऐसे लिखा जाए √x और अलग लिखा हो √y, तो क्या मतलब होता है, x = y। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ रही है 3/√14, 14 में हो जाएगा 2 × 7 और 26 में कितना हो जाएगा 2 × 13, 2 × 13। देखो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा रूट से, तो 13 7 जगह हो जाएगा 19, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/2√90। अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहाँ से क्या निकाला cos थीटा। मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और किसी भी ऑप्शन में cos थीटा नहीं है, पहले ऑप्शन में tan है, दूसरे में sin है और तीसरे में cot है, चौथे में sec है, तो क्या आप अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स को यूज करते हुए cos वाले से sin बना लोगे ना। 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया जाता था, बाकी लोगों को निकालते थे, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जानते हो ना, निकाला। फिलहाल यहाँ पे थीटा का आंसर ही हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन लिखना बंद करिए, बोर्ड पर मेरे साथ 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराइए। नाउ क्वेश्चन चेक करिए, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। जिसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं वो हमेशा कौन होता है, सेकेंड वेक्टर, और जहां प्रोजेक्शन लेते हैं वो कौन होता है, फर्स्ट वेक्टर। जरा इस लाइन को पढ़ के बताओ किसका प्रोजेक्शन लेना है, A का, और किस पर लेना है, तो A कौन बनेगा, सेकेंड, B कौन बनेगा, यानी कि हम लिखेंगे B डॉट A। जनरल में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और आगे जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड का प्रोजेक्शन। यही तो होगा ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे B डॉट A, तो यहाँ पे लिखोगे मॉड ऑफ B,
और यहाँ पर क्या होगा, सेकंड का प्रोजेक्शन, यहाँ पे सेकंड कौन बनता है, ए, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए, बोलो भाई। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए आ जाएगा, ऊपर है बी डॉट ए और नीचे क्या है, मॉड ऑफ बी, बोलो भाई। और बी डॉट ए क्या है, 3। अरे भाई जी, ए डॉट बी अगर 3 है तो बी डॉट ए भी कितना है, 3, कम्यूटेटिव होल्ड होता है इसलिए। और नीचे मॉड ऑफ बी कितना है, 26 मिला आंसर ही, बोलो। अगर आप 5 नंबर जरा देखो, उसमें तुम्हें प्रोजेक्शन किसका लेना है, बी का। देखो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करते चलोगे, अगर तुम्हें प्रोजेक्शन ए का लेना है तो नीचे कौन किसका मॉड आएगा, दूसरे वाले। ऊपर तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्शन किसका लेना है, ए का, तो नीचे मॉड किसका आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन किसका लेना है, बी का, नीचे मॉड किसका आएगा, ए का। तो अब सीधे सीधे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आदत बनाओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी, ऊपर तो दोनों का डॉट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। ऐसे हैबिट बनानी पड़ेगी, कब तक तुम इसको इस तरीके से लिखते रहोगे, धीरे धीरे आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि अगर हमारे पास में 2 वेक्टर हैं और हमें प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन बराबर ऊपर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, रिमेनिंग वाले का मॉड, रिमेनिंग वेक्टर मॉड। आप चेक करो ना, जब तुम प्रोजेक्शन ए का ले रहे थे तो नीचे मॉड किसका है, बी का, और जब तुम प्रोजेक्शन बी का ले रहे हो तो नीचे मॉड किसका, ए का। धीरे धीरे इन चीजों को ट्यून करो, तब तक आप इस तरीके से लिखोगे कि फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर बराबर फर्स्ट वेक्टर, और यहाँ पे सेकंड वेक्टर cos थीटा, और जो सेकंड वेक्टर cos थीटा है वो क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, सेकंड वेक्टर का, कहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। धीरे धीरे चीजों को सिंप्लीफाई करिए, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आप अपना जो है प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करिए। प्रोजेक्शन बराबर डॉट अपॉन रिमेनिंग वेक्टर का मॉड, ट्यून्ड करते हैं अपने आप को। 2 वेक्टर है पी और क्यू, 2 वेक्टर हैं P और Q, 2 वेक्टर हैं P और Q। मुझे Q का प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे Q का प्रोजेक्शन चाहिए। ऊपर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी P डॉट Q करो या Q डॉट P करो, फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे रिमेनिंग का मॉड किसका, मॉड P का। अगर मुझे P का प्रोजेक्शन चाहिए तो सेम रिजल्ट नीचे मॉड किसका होगा, Q का। ऐसे ट्यून हो जाओगे ना तो समय बचाने लगोगे। आप देखो रिजल्ट आ चुका है, ऊपर है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट तो दोनों वेक्टर का कितना आएगा, 3, और नीचे मॉड ऑफ ए कितना, आगे आंसर कंप्लीट करिए। जब भी आपके पास में 2 वेक्टर हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद कुछ कमिटमेंट हमने अपने आप से किए। इस क्वेश्चन को करने के बाद पहला कमिटमेंट ये किया, अगर 2 वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल चाहिए, IJK के फॉर्म में 2 वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल चाहिए, सीधे डॉट प्रोडक्ट में हमला किया जाएगा। और दूसरा कमिटमेंट हमने ये सीखा, अगर 2 वेक्टर हैं मुझे किसी का प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन बराबर होता है दोनों का डॉट, नीचे रिमेनिंग का मॉड। इस तरीके से आप समय बचा पाओगे, अपने लिए चीज़ों को आसान कर दोगे। इस क्वेश्चन की जो खोज है वो मैं सेपरेट लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से जो हमने और यूनिक तरीके से जो बात सीखी है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से एक बात तो हमने ये सीखी, जब भी 2 वेक्टर IJK में दिखाई दे और आपसे पूछा जाए want to determine angle between them, then always use dot product funda। कुछ अलग रास्ते पे मत चलिए, then always use dot product funda। हमेशा आपको डॉट प्रोडक्ट वाला फंडा लगाना है और क्वेश्चन का जवाब ले लेना। इस क्वेश्चन को करने से एक चीज तो हमने आपको ये बता दी
दूसरा कि अगर दो वेक्टर गिवन, if two vectors given, और अगर हमसे प्रोजेक्शन मांगा है, प्रोजेक्शन निकालो, तो प्रोजेक्शन बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या होता है मॉड ऑफ रिमेनिंग। और वो अभी आपने ट्यून होकर के हमें बताया, जैसे हमारे पास में दो वेक्टर हैं x और y, और मुझे प्रोजेक्शन चाहिए y, प्रोजेक्शन ऑफ y चाहिए, मैं ऊपर लिखूंगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे मॉड में किसको लाऊंगा x, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे x का प्रोजेक्शन चाहिए तो नीचे मॉड में कौन आएगा y। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखी। अब वेक्टर की दुनिया में कुछ डेफिनेशंस हैं, जरा उनको भी जानो। इस चैप्टर में वो आपके लिए बड़ी यूजफुल है। जैसे वर्ग बराबर क्या होता है, तो फिजिक्स में आप बोलते हो वर्ग बराबर फोर्स और इनटू, बस इतना ही पता होगा, सही बात बोलो, डिस्प्लेसमेंट, और आगे क्या रहता है कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। अब वर्ग बराबर फोर्स को हमने F से लिखा, डिस्प्लेसमेंट को D से लिखा, और ये cos थीटा, थीटा वाले दोनों के बीच का एंगल होता है। तो समवन सेज कि यार ये तो ऐसा दिख रहा है F डॉट D, बिल्कुल सही भाई। जैसे A डॉट B बराबर क्या होता है AB cos थीटा, ऐसे FD cos थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं F डॉट D, ठीक है। तो देखो नई विजन आपके सामने कि वेक्टर में या वेक्टर का यूज करते हुए वर्ग की डेफिनेशन क्या है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है वर्ग। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको दिया जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट, इसमें दिया गया IJK की शक्ल में दिया गया, आपको दिया गया फोर्स किसमें दिया गया IJK की शक्ल में दिया गया, और आपसे पूछा गया वर्ग बताओ, तो सीधे क्या करोगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बोलो भाई। अच्छा, अगर आपको ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिया गया कि फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो फिर आप ऊपर वाला फंडा यूज करोगे। इस वाले फंडे की इंपॉर्टेंस कब होगी, जब फोर्स किसमें पता होगा IJK के फॉर्म में, तो ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसा पता होगा IJK के फॉर्म में। जब फोर्स आपका पता होगा IJK की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट पता होगा IJK की फॉर्म में, तो वर्ग निकालने के लिए दोनों लोगों का क्या करोगे डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में क्या I के साथ JJ के साथ होके तुरंत वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये वर्ग की जो डेफिनेशन हमने बताई आपको, जैसे हमने आपको वर्ग की डेफिनेशन बताई, उसी तरीके से कुछ डेफिनेशन और भी, जैसे डेफिनेशन है यहाँ पर पावर इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ऊपर वाले रिजल्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसको हम जब पावर के चैप्टर में पढ़ेंगे तब प्रूव कर देंगे, अभी जरूरत नहीं है प्रूव की। अगर हमसे पूछा जाए कि वेक्टर में, वेक्टर के चैप्टर में वर्ग क्या होता है, तो मेरा जवाब क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्ग, ठीक है। और अगर मुझसे पूछा जाए पावर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द पावर, ठीक है। मैं बता देता हूँ छोटी सी कुछ चीज, देखो पावर बराबर क्या था वर्ग अपॉन टाइम, हाँ या ना। पावर बराबर वर्ग, वर्ग की जगह पे क्या लिखोगे FD cos थीटा, नीचे क्या आएगा टाइम, F और D बाई D क्या बन गया वेलोसिटी, अरे D फॉर डिस्प्लेसमेंट, D फॉर टाइम, नीचे तो क्या बना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था वेलोसिटी। तो देखो FV cos थीटा को लिख सकते हो F डॉट V, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन फेस करते हैं जहाँ पे फोर्स दिया जाए, यहाँ पर वेलोसिटी दी जाए, तो आप पावर निकाल सकते हैं। और एक डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये फिजिकल क्वांटिटी है, फाई से लिखते हैं, और ये होता है B डॉट A। इसके बारे में कुछ नहीं बताया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी हम फाई से लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई के साथ बी लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई के साथ बी लगा देते हैं, ई डॉट बी। केवल आपको इतना ही अपडेट दे दूं कि बी क्या है। इस बी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अगर आपको आईजेके में दी जाती है, और ई का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये भी अगर आपको आईजेके में दी जाती है। ए, यहाँ पर जो तुम ए देख रहे हो इसका नाम है एरिया वेक्टर। तो आप परेशान मत, तुम आप 11th क्लास के स्टूडेंट है। एरिया वेक्टर क्या होता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आपको अगर एरिया वेक्टर दिया जाता है, एक क्वेश्चन सुनो, हमने आपसे कहा कि एरिया वेक्टर है 5, 5, 9, J 12 के, और मैग्नेटिक फील्ड है 3I + 4J + 4 के। बताओ भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, सीधे डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है ना। अब एरिया वेक्टर क्या होगा, 12 की चीजें 12 में देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके डॉट प्रोडक्ट के ऐसे भी मिलेंगे कि आपको अगर ये बातें पता है तो क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक वेक्टर है जो दिया जा रहा है, वेक्टर गिवन है और 4 ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन गिवन है, दूसरा ऑप्शन भी गिवन है, तीसरा ऑप्शन भी गिवन है, और चौथा ऑप्शन भी गिवन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेक्टर दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन, चारों ऑप्शन में वेक्टर ही दिए। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, वेक्टर। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, वेक्टर। तीसरे ऑप्शन में भी क्या दिया गया है, वेक्टर। चौथे ऑप्शन में भी क्या दिया गया है, वेक्टर। सवाल क्या पूछा कि इस गिवन वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला साथी कौन है। क्वेश्चन आएगा गिवन वेक्टर का परपेंडिकुलर साथी इन चारों ऑप्शन में कौन है, ये क्वेश्चन होगा। भाई हमने आपको एक वेक्टर दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें भी वेक्टर है, तो मुझे बताओ कि मेरे गिवन वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला साथी कौन है। तो मुझे क्या करना है कि मेरे गिवन वेक्टर का और ऑप्शन वाले वेक्टर का क्या निकाले, डॉट प्रोडक्ट। 0 आ जाए तो वो साथी परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर साथी नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप अपने असाइनमेंट में चलिए और पेज 3 पर क्वेश्चन नंबर 24 दे दिए और क्वेश्चन नंबर 27 दे दिए। पेज है 3, क्वेश्चन नंबर पहले 24 देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, देखते हैं। 2 वेक्टर्स कैपिटल A एंड कैपिटल B। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि अगर वेक्टर के चैप्टर में वेक्टर का जो सिंबल है वो ज्यादा काला हो, इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगा, तीर। तो 2 वेक्टर्स कैपिटल A डार्क है ना, यानी A पर तीर लगा है, एंड कैपिटल B वो भी डार्क है। लाइन द XY प्लेन, XY प्लेन का मतलब उसमें k कैप नहीं होगा। देखो अगर किसी वेक्टर में k कैप नहीं है तो वो वेक्टर कहाँ पर है, XY प्लेन में। k कैप किसकी याद दिलाता है, z एक्सिस की। तो z एक्सिस छोड़ के कौन बचा, XY। सिमिलरली बाकी लोगों को भी कर सकते हो ना। अगर किसी वेक्टर में j कैप नहीं है तो यानी वो वेक्टर कहाँ पर है, j कैप किसकी याद दिलाता है, y एक्सिस की। तो वह वेक्टर कहाँ पर है, x और z में। तो 2 वेक्टर कैपिटल A और कैपिटल B हैं जो कि A और B है। द वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A इफ। अब इन्होंने कहा है कि A बराबर, वेक्टर A बराबर I + J, तो B बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन में वेक्टर A बराबर है I + J और वेक्टर B बराबर पूछा है, और ये भी कह दिया ये दोनों लोग आपस में कैसे परपेंडिकुलर। और पहला ऑप्शन दिया गया है I - J, दूसरा ऑप्शन दिया गया है I - I + J, और तीसरा ऑप्शन दिया है -2I + 2J, और चौथा ऑप्शन दिया है एनी ऑफ एनी। तो देखो भाई मुझे अपने इस वेक्टर की तलाश है जो कि परपेंडिकुलर हो, तो मैं A वाले वेक्टर का इसके साथ डॉट करूंगा। अब यहाँ पे डॉट कैसे करोगे, सीधे डायरेक्ट वाले तरीके से।
i के साथ 1, यहाँ पर भी i के साथ 1, 1 और 1 क्या आ गया 1, और ये j के साथ 1 और यहाँ पे क्या आ गया -1, हाँ 0 आ गया। मेरे a वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट क्या आ रहा है 0, यानी a वेक्टर के साथ ये वाला कैसा है परपेंडिकुलर। अब इसका तरह डॉट करो तो भी 0 आएगा, हाँ आएगा ना, करके देख लोगे। और इसका अगर डॉट करो तो भी 0 आएगा बोलो। तो चौथा ऑप्शन है एनी ऑफ द एबव, तो किस पे टिक लगेगा एनी ऑफ द एबव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो उसी पेज को। 27 ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i - 3j इज, देखो वहां पर एक वेक्टर है 4i - 3j, और फिर उसके बाद में पहले ऑप्शन में है 4i + 3j, दूसरे ऑप्शन में है 7k और तीसरे ऑप्शन में है 6i, और चौथे ऑप्शन में है 3i - 4k। तो मुझे इस वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर साथी चाहिए इन दो 4i + 3j, लास्ट वाला है 3i - 4j। ठीक है, अब मुझे इसका परपेंडिकुलर साथी चाहिए, तो मैंने इनका डॉट किया, इनका डॉट करेंगे 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 0 नहीं आएगा, इस वाले से तो 0 नहीं आएगा। अब देखो k का i के साथ डॉट करोगे 0 आ जाएगा, और जब k का i के साथ 0 आ जाएगा तो 7 4 जा क्या बनेगा 20, और k डॉट i क्या बनेगा 0, तो खत्म कर देगा 0 ही ले आएगा। तो यहाँ पर भी 7 3 जा क्या बनेगा 21, और k डॉट क्या आ जाएगा 0। तो हाँ ये तो है, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, बोलो यार। इनका करोगे तो भी 0 नहीं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 ये आएगा, डी वाले से भी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, और कौन सा अब जरा इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, फिर उस बात को समझो। क्या है वेक्टर गिवन वेक्टर का परपेंडिकुलर साथी इन चारों ऑप्शन में कौन है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को डील करते हैं, चेक डॉट प्रोडक्ट लो, जो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा वो उसका कौन सा साथी है परपेंडिकुलर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किसी एंगल से नहीं होगा, 6 4 जा 22, 27 स्केलर प्रोडक्ट में भी दे दूं। लेवल कौन सा है ये, लेवल 1 का है 27, सही कर लो आंसर यही होगा 20। इसका 27 का बी है, और कौन डी, बी और डी, सी नहीं होगा, देखो ना आप भी तो देखो नहीं होगा। और 24 का आंसर क्या आ रहा था डी, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 24 का डी आ रहा, 27 में सही कर लो, 27 का सी दिया गया है, बट आंसर होगा बी, डी फॉर सेकेंड एंड डी, डी फॉर फोर्थ। ठीक, क्लियर ये बात। और इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तुमको एक चीज और सिखाई, अगर किसी वेक्टर में, जैसे मान लो मैं वेक्टर लिखता हूं और उस वेक्टर को लिखता हूं 4k + 2i, बताओ ये वेक्टर कहां है। तुमने देखा j गायब है, j गायब है, कौन गायब है y, x y z में y को गायब कर दो, कौन बचा x z। आप बोलोगे ये वेक्टर zx प्लेन पर है, x z प्लेन पर है। क्लियर, नोट करिए, खाली करिए। चलो अच्छा हुआ इसका आंसर भी आप लोगों ने सही करवा लिया।